हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। तो जनरली जो नेटवर्क होता है अपना, लेट्स से N1 कोई अपना नेटवर्क है, उस नेटवर्क को आप क्लासीफाई कितने वे में करेंगे, तो उसके बारे में जो स्टडी होती है वो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ते हैं। तो उसको हम एज अ नेटवर्क बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे नेटवर्क जो होते हैं वो हमारे नॉर्मली दो तरीके के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर N/W दैट इज़ नेटवर्क, तो ये दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है हमारा सुपरनेट, ये एक ही टर्म है पूरी, और एक होता है हमारा सबनेट, राइट। तो ये सुपरनेट हो गया और ये सबनेट हो गया। तो फ्रेंड्स, सुपरनेट के अंदर क्या होता है, सुपरनेट के अंदर हमारे पास ना ये रहता है, क्या नाम से, मतलब एक बड़ा सा नेटवर्क रहता है। उस नेटवर्क को हम सबनेट में क्या रहता है, सबनेट के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क रहते हैं। इनको हम कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उसको कहते हैं सबनेटिंग। और सुपरनेटिंग के अंदर अपन एक बड़ा नेटवर्क को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हम कहते हैं सुपरनेटिंग, ठीक है। मैं आपको समझ में आया होगा कि सबनेटिंग और सुपरनेटिंग क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, वो ये है कि प्रोसेसेस क्या होती हैं, प्रोसेसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, और उनका पीसीबी क्या होता है, दैट इज़ मतलब पीसीबी क्या होता है उनका, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को कहते हैं। आपने नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दो डाटा स्ट्रक्चर रहते हैं, एक होता है स्टैक जो कि ऊपर से नीचे होता है ना, एक होता है क्यू जो कि नीचे से ऊपर होता है। ये दो डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। एंड उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सिस्टम वेरिएबल हो गया, फिर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया, वो स्टैक के नीचे होते हैं, ये वाले एरिया में होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जो करता ये है कि ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब प्रोसेस क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, जो एक प्रिंटर से कनेक्ट है। मतलब यार, एक प्रिंटर से नहीं, वो बहुत सारे प्रिंटर से कनेक्ट है, जैसे 3 प्रिंटर से कनेक्ट है, और आपने तीनों को प्रिंट भेजा है, ठीक है ना, तीनों प्रिंटर पर आपने प्रिंट भेजा। तो ये 3 प्रोसेस होगा, P1, P2 एंड P3 ना, P1, P2 एंड P3। यार ये 3 प्रोसेस हो गए। फिर उसके बाद जो रहता है आपका, वो ये रहता है कि हम इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्यों कहते हैं। यार इसलिए कहते हैं हम इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्योंकि ये हम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। अब शेड्यूलर्स क्या होते हैं, देखो जैसे शेड्यूल होता है, ठीक है ना। शेड्यूल क्या होता है, सबसे पहले ये समझें अपन। तो शेड्यूल से मतलब किसी भी टास्क को करने का कोई एक टाइम, ठीक है ना, उस टाइम को अपन क्या कहते हैं, शेड्यूल। तो शेड्यूलर्स क्या करते हैं, वो टास्क को प्रायोरिटी देते हैं, टास्क को देते हैं वो प्रायोरिटी, ठीक है जी, कि कौन सा टास्क #1, #2, #3 कौन सा टास्क को कब एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ बताते हैं कौन, शेड्यूलर्स, ठीक है। अब उसके बाद थ्रेड्स एंड सिस्टम कॉल्स होते हैं। आपको एक चीज़ मालूम होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी ऑपरेट होता है तो वो कुछ चीज़ कॉलिंग करता है, कॉलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे आपने जैसे कोई प्रोग्राम लिखा, आपने सी प्रोग्राम लिख दिया आपने बेहतरीन किस्म का, तो सी प्रोग्राम के अंदर आपने प्रिंट एफ लिखा होगा, प्रिंट एफ, ठीक है ना। तो ये प्रिंट एफ क्या करता है, ये राइट फंक्शन कॉल को कॉल करता है। अब राइट फंक्शन कॉल क्या करेगा, इस जो फंक्शन है प्रिंट एफ, इस पे ये चले जाएगा, लेके इसे चले जाएगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो आपको सिस्टम कॉल समझ में आ गया होगा। अब थ्रेड क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा धागा, ठीक है, ये धागा होता है थ्रेड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या रहता है कि कोई एक प्रोसेस P1 P2 से कनेक्टेड है,
ठीक है ना, प्रोसेस P2 से वो कनेक्टेड है, तो उसके कनेक्शन में जो नॉट जो मतलब लिंक का यूज़ हुआ है उसको हम कहते हैं थ्रेड। ठीक है जी, उसको हम थ्रेड बोलते हैं। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो ये होती है कि थ्रेड की बात हो गई अपनी कि यार प्रायोरिटी, हाँ एक चीज़ होती है हमारी CPU शेड्यूलिंग, वो भी मैंने आपको बता दिया था। CPU शेड्यूलिंग नहीं बताया था मैंने। अब CPU क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। जब हम बचपन में CPU का नाम सुनते थे ना, तो हमको ये लगता था कि ये CPU होता है, और होता भी यही है, लेकिन इसको अभी के टर्म में वो लोग कैबिनेट बोलते हैं। CPU इज़ अ कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपका मदरबोर्ड आ गया, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर आपको प्रोसेसर आ गया, फिर आपकी रैम आ गई, रोम आ गई, है ना, फिर आपकी हार्ड डिस्क आ गई। तो ये पूरा जो कंप्लीट जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है ना, इस डिवाइस को अपन कहते हैं CPU, जो कि एक यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग मतलब CPU के ऊपर कुछ वो रहती है, मैं आपको बताऊं कि CPU जो रहता है ना, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं। आप जिम्मेदारी समझ सकते हो, जैसे कि उसको कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना रहता है और कुछ प्रोसेस को उसको एग्जीक्यूट नहीं करना रहता। तो उस केस को अपन कहते हैं CPU शेड्यूलिंग। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक प्रोसेस है P1, उससे मेरे को P2 पे जाना है, और फिर उससे मेरे को P3 पे जाना है, फिर उससे मेरे को P4 पे जाना है। फिर अगर मैं P4 पे पहुंच जाता हूं तो फिर मैं P5 पे जाऊंगा। लेकिन उसका टाइम ये रहेगा कि अगर इसमें मेरे को x टाइम लग रहा है तो यहाँ पे 2x लगना चाहिए, यहाँ पे 3x लगना चाहिए, यहाँ पे 4x लगना चाहिए, और यहाँ पे जो है मेरे को 5x टाइम लगना चाहिए। अगर ये इस वे में हो रहा है तो फिर ठीक है, मैं इसे यूज़ कर लूँगा। अगर ये उस वे में नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे इसका शेड्यूल हटा सकता हूँ। तो ये पूरी आती है आपकी CPU शेड्यूलिंग। तो CPU जो है ना वो शेड्यूल करता है, समझ में आ रहा है, CPU शेड्यूल करता है, उस चीज़ को हम कहते हैं CPU शेड्यूलिंग। सही। अब दूसरी चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे अपन कि FS क्या होता है। ये सुना होगा आपने ना, सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है जी, पहला आओ पहला खाओ घर को जाओ, वो वाली कहावत सुनी होगी आपने, खैर वो मैंने बनाई है, कहीं नहीं सुनी होगी। एनीवे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड इसमें यह रहता है कि जो प्रोसेस स्टैक में पहला आएगा वो पहला सर्व होगा। मतलब स्टैक नहीं है, ये क्यू है एक्चुअली, क्यू के अंदर यही होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहला आएगा क्यू के अंदर, जैसे प्रोसेस 1 है, उसको पहला प्रोसेस करा जाएगा, फिर उसका काम हो जाएगा, वो निकल जाएगा, फिर P2 जो पीछे था वो P2 आगे हो जाएगा, P2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना शेड्यूलिंग, वो होती है CPU शेड्यूल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है ना। अब एक और होता है, वो होता है SJFS। अब वो क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। SJFS, तो ये होता है आपका सेकंड जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। यार इसके अंदर जो मसला रहता है ना यार, वो ये रहता है कि आपका जो सेकंड जॉब होती है, ठीक है जी, उसको आपको पहला शेड्यूल करना पड़ता है। अब सेकंड जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग क्यों ऐसा रहता है, वो इसलिए रहता है ऐसा, क्योंकि देखें अब नंबर ऑफ़ जॉब्स जो आपकी रहती हैं CPU में बहुत सारी हो सकती हैं। वो जैसे मैं बता दूँ, ये बहुत सारी जॉब हो सकती हैं आपकी, 0 1 2, गैंट चार्ट बना दिया मैंने, ऐसे करके एन जॉब्स हो सकती हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, मैं एन जॉब हो सकती हैं। ठीक है जी, तो अब एन जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एन जॉब के लिए अपन को उस हर एक जॉब को ये स्कीम देना पड़ेगी। तो इसमें सेकंड, इन दोनों में सेकंड कौन है, 1 है। इन दोनों में सेकंड कौन है, सॉरी इन दोनों में सेकंड कौन है, 5 है। ठीक है, एक प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे, आपको कुछ समझ में आ रहा है। ये देखें आप, 2 पावर नॉट प्लस 0, ये देखें आप 2 पावर 1 प्लस 1, ये देखें आप 2 पावर 2 प्लस 1, समझ।
ये जो है आपका, ये है 1 + 0 जो कि बन गया 1, जो कि आपका 2 + 1 जो कि बन गया 3, ये 4 + 1 जो कि बन गया 5। सॉरी यार, नींद आ रही है मेरे को बहुत तेज़, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा अभी क्योंकि ये टॉपिक मेरे को कवर कराना है आज। थैंक यू। अच्छा, राउंड रॉबिन के बारे में पढ़ लें उससे पहले एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, अच्छा ये क्या होता है भाई? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है भाई? सिंपल सा फंडा है भाई। ये है फंडा है कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ की प्रायोरिटी होती है ना, आप उसको आगे करते हो। जो फॉर एग्जांपल 4 कार हैं यहाँ पे, एक कार ये है, दूसरी ये है, हमारी कार में एक ही टायर है, चलो 2 लगा दें आपका है तो हमारे पास 4 कार हैं, ठीक है। अब ये जो कार है ना भाई, ये कार है सीएम साहब की, तो ये एक ऑर्डिनरी इंसान की, ये भी ऑर्डिनरी, ये भी ऑर्डिनरी था। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से निकलना होगा ना रास्ते पे से, तो पुलिस वाले, जैसे यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो ये पुलिस वाले क्या करेंगे, इनको रोकेंगे, क्योंकि आपकी मजाल किसी भी, आप सीएम साहब से आगे चला रहा, सीएम साहब को इज्जत दे के आगे बुलाया जाएगा, ये भाई साहब को सीएम साहब के पीछे कराया जाएगा, ठीक समझ गए? अब ये आगे होगा, जबकि लेकिन भाई उस हिसाब से जो ऑर्डर था उस हिसाब से तो ये आगे थे, फिर सीएम साहब को क्यों आगे करा? इसलिए करा क्योंकि सीएम साहब की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सही हो गया? समझ में आया आपको? ओके ग्रेट। तो ये हो गई हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग, जो भी आप कहें, मैं भी वही कहने लग जाऊँगा। अब हो गया आपका राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन क्या होता है? राउंड रॉबिन, अच्छा रॉबिन से याद आया होगा आपको बैटमैन के अंदर रॉबिन था, नहीं ये वो वाला रॉबिन नहीं है। राउंड रॉबिन के अंदर ये रहता है कि आप ना, एक जॉब रहती है आपके पास, एग्जांपल ये मैंने एक जॉब का मेमोरी बना दी, ये मेमोरी मेरी है 3x3 की, जो कि n×m विच इज़ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होगा भाई, इसके अंदर राउंड रॉबिन के अंदर रॉबिन यहाँ से आएगा और इस पे देखेगा पहला, फिर इस पे देखेगा, फिर इस पे देखेगा, 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 और फिर उसको सब कुछ कंप्लीट देखेगा। जब आपके लेफ्ट से जब आपका 9 डॉट्स होते हैं ना, ये वाले जैसे 9 डॉट्स हैं आपके, तो मैंने इस पे क्लिक, इस पे रहूँगा ना मैं, फिर मैंने इस पे आया, फिर मैं इस पे आया, ये चेन बनती आ रही है, इस पे आया, 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 ये चेन पूरी हो गई। ये मतलब इसका डायरेक्शन ये था, मैं इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया था, फिर इसमें, फिर इसमें एंड फिर इसमें। समझ गए आप बात को? तो ये एक कंप्लीशन हो जाता है ना। एक और चीज़ इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर आप इसमें मूव कर रहे हो ना, मैट्राइस में, है ना, ये मैट्राइस में आप मूव कर रहे हो ना, तो आप मेरे भाई यहाँ से मूव करोगे, तो आप यहाँ 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 ये तो पहले सबको ज़ीरो कर ही दोगे, आप यहाँ नहीं कर सकते मूव। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर और पीछे वहाँ पे डिपेंडेंसी चाहिए रहती है, यहाँ पीछे ही नहीं डिपेंडेंसी, तो पहले आप इसको करोगे, इसको करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस पूरा डिपेंड होता है पैटर्न्स पे। आपने पैटर्न समझ लिया तो मतलब आपने हैक समझ लिया एल्गोरिथम के पीछे का, वही चीज़ें है ना। आप यहाँ का काम कर सकते हो, यहाँ का नहीं कर सकते जब तक यहाँ का और यहाँ का कंप्लीट नहीं कर लो आप, क्योंकि ऊपर और पीछे ये दो चीज़ चाहिए, याद रखना, ऊपर पीछे, ऊपर पीछे, ये चीज़ मिल जाएगी तो हम इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि होता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अब तो सबसे पहला यार मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग समझा तो दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, पैसे पूरे दिए हैं आप लोगों ने मुझे है ना, दिल पे मत लेना, मजाक करने की आदत है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल बोलो क्यू शेड्यूलिंग। हाँ जी, ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मल्टी लेवल होते हैं मेरा भाई, समझ रहे हो, जैसे लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया।
अब क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, इन लेवल्स को क्यू के अंदर रखना। अब वो किस लेवल पे रखोगे, जिसका लेवल हायर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर कुछ इस तरीके से है कि L2 ग्रेटर L4 से, L1 से L2 से, ये लेवल है। तो सबसे ग्रेटर कौन होगा, L3, तो L3 को टॉप पे रखेंगे, फिर उसके बाद L4, फिर L1, आखिर में L2, L3 L4 L1 L2, राइट। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा यार। इसके बाद जो करेंगे अपन वो ये करेंगे कि इसको अपन ने लेवल पे तो रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ पढ़ेंगे अपन जो कि इससे रिलेटेड है, वो ये है कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ओके, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग मैं लिख दूँ यहाँ पे आपके लिए, मल्टी लेवल बोलो फीडबैक, बोलो क्यू क्यू क्यू, ओके, शेड्यूलिंग ठीक है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, L1 L2 L3 L4 का, सेम चीज़ है भाई, बस एक चीज़ यहाँ पे ये रहेगा कि फीडबैक के ऊपर डिपेंड है। इन चारों का जो प्रायोरिटी रहेगी वो अब डिपेंड हो गई काय के ऊपर, फीडबैक के ऊपर। कैसे, जैसे यार जब इनको हमने ये जितनी भी जो लेवल थी इनको जब भी हमने एग्जीक्यूट करा था ना, तो उसमें जो हमारा L3 जो था उसका फीडबैक जो था ना वो आ रहा था बेस्ट, ठीक है, बेस्ट। मैं B1 लिख रहा हूँ, एकदम बेस्ट आ रहा था। L2 का B2 लिख रहा हूँ क्योंकि सेकंड बेस्ट था ये। L3 का B3 लिख रहा हूँ, थर्ड बेस्ट था। और L4 का B4 लिखूँगा जो कि ये फोर्थ बेस्ट था। मतलब ये ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये भी उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा था L4 से, ये L3 से थोड़ा ज़्यादा बेहतर था L2, और B1 सबसे बेहतर था। तो इनकी फीडबैक के ऊपर मैं मल्टी लेवल बनाऊंगा, तो उसको कहते हैं अपन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसको लिखते कैसे हैं अपन, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल होगा, जो सबसे हायर है, सबसे हायर कौन है, सबसे हायर है B1, यहाँ मैं B1 लिखूँगा, कॉमा लगा दूँगा, फिर उसके बाद B2, फिर कॉमा लगाया है B3, फिर कॉमा लगाया है B4। ये जो ऑर्डर है 1 2 3 एंड देन 4, इसको मैं कहते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इतना समझ में आया आपको। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, ओके, टेक केयर गाइस। और एक हर लेक्चर के बाद एक टिप देता हूँ मैं। इस बार टिप ये दूंगा कि यार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक नोटबुक ले लें, उस नोटबुक में आप डेट लिख लें अपनी आज की, और आपने जो जो रिवीजन करा है उसको आप उसमें नोट कर दें पॉइंट्स में, ताकि आपको याद रहे कि आपने स्पेसिफिक डेट X को आपने क्या रिवीजन करा, ठीक है जी। उससे ये पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या रही क्या नहीं रही। ऐसी होती है पढ़ाई। थैंक यू सो मच।